संविधान करते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहूराजे, तात्यासाहेब महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीमाई, रमाई, अहिल्यामाई या सर्व बहुजन महामानवांना मी वंदन करतो। आजच्या या सभेमध्ये प्राध्यापक जावेद पाशा सर यांनी माझ्यावर एक जबाबदारी टाकून ते स्टेजवर बसून गेले। योग्य व्यक्तीवर योग्य जबाबदारी, अधिकारी व्यक्तीवर त्यांनी सगळ्यांची ओळख सांगितली, पण ओबीसीची ओळख मात्र सावंत देवींनी सांगावी असं काय मला फार मोठं कोळं पडलंय। पण मित्राने टाकलेली जबाबदारी आहे, थोडी पार पाडली पाहिजे। हे काय आहे ओबीसीची ओळख? तुम्ही आतापर्यंत अनुभवलं असेल, व्हॉट्सअपवर बघा, फेसबुकवर बघा, इंस्टाग्रामवर बघा, कुठल्याही सोशल मीडियामध्ये बघा, कुठेही 10 लोक जमले असतील तर तिथल्या चर्चेमध्ये बघा, ओबीसीचा विषय निघाला की पहिला मुद्दा मांडला जातो, ओबीसी ब्राह्मणांचे गुलाम आहेत, ते ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीतून कधी बाहेर निघणार नाहीत। मराठी समझ सकते हैं? ये मनुवादी के गुलाम है ओबीसी, और इनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। ये सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर होता है। ताली बजाने की बात नहीं है, दुख की बात है। ये तो ओबीसी की एक पहचान हो गई, लेकिन दूसरी जो पहचान है ओबीसी की, वो बताने में हमको बहुत दिक्कत होती है लोगों को। अगर कोई बताता भी है तो उसको हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, उसको दुर्लक्षित किया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। और ये मेरा अनुभव है। मैं जब भी ओबीसी की बात करता हूं और ओबीसी की पहचान कराने की बात करता हूं, तो पहली पहचान तो यह है कि छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने इस देश में 1902 में पहली बार आरक्षण लाया, वो कोई मराठा नहीं थे। वो कुणबी फैमिली से आए थे और दत्तक की वजह से वो राजा बने थे, छत्रपति बने थे। तो ओरिजिनली छत्रपति शाहू महाराज मराठा नहीं थे, वो कुणबी थे, ओबीसी थे। और ये ओबीसी ने इस देश में पहली बार आरक्षण शुरू किया। इसके बहुत सारे मैं संदर्भ दे सकता हूँ कि छत्रपति शाहू महाराज को 96 कुली मराठा समाज जो है कोल्हापुर का, जो खुद को 96 कुली समझते थे मराठा, उन्होंने छत्रपति शाहू राजे को, जब वो राजे थे, छत्रपति शाहू राजे को 96 कुली मराठाओं की खाना खाने की पंक्ति से उठाकर बाहर कर दिया था कि आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आप 96 कुली मराठा नहीं है, आप कुणबी है। तो ये सबसे बड़ा संदर्भ है। तो इस देश में सबसे पहले आरक्षण लाने वाले ओबीसी नेता छत्रपति शाहू महाराज थे। ये ओबीसी की पहचान है। दूसरी पहचान मैं देना चाहता हूं, शाहू महाराज के बाद 1925 में स्वामी पेरियार, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और उनको दक्षिण का महात्मा गांधी कहा जाता था, इतने बड़े लीडर थे कांग्रेस में स्वामी पेरियार, तो उन्होंने 1916 से कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने आरक्षण का आंदोलन छेड़ा
और आरक्षण सिर्फ ओबीसी को नहीं, तब तो ओबीसी कैटेगरी भी नहीं थी। ओबीसी को तब ब्राह्मणेतर कहा जाता था। ब्राह्मणेतर मतलब ओबीसी। हाँ, तो आरक्षण की लड़ाई उन्होंने केवल ब्राह्मणेतर के लिए या ओबीसी के लिए नहीं की। 1916 में जो मांग हुई ओबीसी नेतृत्व के तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल ब्राह्मणेतर को, ओबीसी को नहीं, तो जो अनटचेबल है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम है, माइनॉरिटीज है, इन सब के लिए आरक्षण चाहिए। और यह आंदोलन शुरू किया ओबीसी नेताओं ने 1916 में। इस आंदोलन की वजह से 2021 में कांग्रेस की सरकार रहते हुए दबाव के कारण, ओबीसी मूवमेंट के दबाव के कारण 1921 में तमिल प्रांत में, मद्रास प्रांत में ये आरक्षण लागू किया गया और उसमें 25% आरक्षण ब्राह्मणों को भी दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस ब्राह्मणों की थी। और जैसे ही 1921 में आरक्षण सरकार ने जीआर पास किया, तो दूसरे ही दिन वहाँ के हाईकोर्ट ने उसको स्टे दे दिया और आरक्षण बंद हो गया। फिर 1921 के बाद आरक्षण स्टे लगने के बाद ये आरक्षण फिर से शुरू होना चाहिए, इसलिए स्वामी पेरियार कांग्रेस के हर अधिवेशन में ठहराव रखते थे कि ये आरक्षण फिर से लागू करना चाहिए, नया कानून बना के लागू करो, हाईकोर्ट को साइड करके नया कानून बनाओ और ये आरक्षण शुरू करो। ये स्वामी पेरियार ने हर अधिवेशन में मांग की। आखिर में कांग्रेस के सभी नेताओं, गांधी, महात्मा गांधी से लेकर सभी नेताओं ने नेशनल कन्वेंशन में, नेशनल अधिवेशन में स्वामी पेरियार को विरोध किया कि आप कितना भी कहेंगे आरक्षण के बारे में, आरक्षण अभी लागू नहीं होगा। तो उसी वक्त स्वामी पेरियार अधिवेशन के स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस पिछड़े लोगों को, अनटचेबल लोगों को, मुस्लिम माइनॉरिटीज को आरक्षण नहीं दे सकती, तो मैं कांग्रेस से रिजाइन कर रहा हूं और मेरी अलग मूवमेंट मैं खड़ा कर रहा हूं। तो 1925 में स्वामी पेरियार, जो पहले ओबीसी नेता थे तमिल प्रांत में, उन्होंने कांग्रेस को लात मार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की, स्वाभिमानी चळवळ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 से शुरू हुई और 1948 में इस मूवमेंट से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम डीएमके नाम की पार्टी स्थापन हुई 1947 में। और 20 साल के अंदर 1967 में डीएमके पार्टी का पहला ओबीसी चीफ मिनिस्टर तमिल प्रांत में बना, अन्ना दुराई। ये ओबीसी, तो पूरे डीएमके पार्टी की लीडरशिप ये ओबीसी थी और इनके नेतृत्व में अनटचेबल लीडरशिप, मुस्लिम माइनॉरिटीज लीडरशिप, आदिवासी लीडरशिप, ये सभी ओबीसी के नेतृत्व में डीएमके पार्टी में काम कर रहे थे। और 1967 के बाद एआईडीएमके की स्थापना हुई, लेकिन वो पार्टी भी स्वामी पेरियार को ही मानती थी। और एआईडीएमके की बाद में जो चीफ मिनिस्टर बनी जयललिता, ये ब्राह्मण थी, लेकिन ये ब्राह्मण जयललिता को एक बात मालूम थी कि मैं अगर जाति से ब्राह्मण भी हूँ, लेकिन जिस पार्टी की मैं चीफ मिनिस्टर हूँ वो पार्टी ओबीसी की है। तो इसलिए जयललिता ने जो 35% तक टोटल आरक्षण था वो 50% तक बना दिया
आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। ये जयललिता बाई ने किया। ब्राह्मण बन के नहीं, ओबीसी पार्टी की चीफ मिनिस्टर, इसलिए वो ये कर सकी। देखो, और जयललिता बाई ने और एक काम किया जो पूरे देश में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सका। किसी समाज घटक का कोई चीफ मिनिस्टर ये काम नहीं कर सका जो काम जयललिता बाई ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने किया, क्योंकि वो ओबीसी पार्टी की चीफ मिनिस्टर थी। क्या काम किया? तो 1920 में सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल जजमेंट दिया, मंडल आयोगाचा निकाल, तो मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कारण ना होते हुए भी, कोई संदर्भ, कोई संबंध ना होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट ने मंडल जजमेंट में एक बात लिख दी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टेट में, अगर कहीं सेंटर में अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है तो वो कम करना चाहिए। ये जजमेंट में लिख दिया। और उस वक्त नरसिंह सरकार थी। नरसिंह सरकार ने मंडल जजमेंट हाथ में लिया और तुरंत एक आदेश पारित कर दिया सभी स्टेट को, सभी राज्य को, कि अगर आपके राज्य में, अगर आपके स्टेट में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है तो वो 50% के अंदर दायरे में लाना है। ऊपर का जो आरक्षण है वो निकालो, खत्म करो। तो ये जो आदेश है प्रधानमंत्री नरसिंह राव का, केंद्र सरकार का, ये आदेश का लेटर सभी राज्यों में गया, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर को गया। वैसे वो तमिलनाडु में भी गया और चीफ मिनिस्टर थी जयललिता। तो जयललिता बाई ने तुरंत असेंबली बुलाई और असेंबली में वो लेटर रखा और कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के संदर्भ में केंद्र सरकार ने ये लेटर भेजा है और कहा है कि हमारा 69% जो रिजर्वेशन तमिलनाडु में चल रहा है वो 69% रिजर्वेशन कम करके 50 के अंदर लाना है। ये है नरसिंह राव सरकार का आदेश। असेंबली में तो सबसे ज़्यादा ओबीसी एमएलए थे। उन्होंने कहा कि ये फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो। सुप्रीम कोर्ट या हो या प्राइम मिनिस्टर हो। तो जयललिता बाई ने वही काम किया जो ओबीसी एमएलए ने कहा, और वहां पे एक रिजोल्यूशन पास हुआ तमिलनाडु विधानसभा में, असेंबली में, कि तमिलनाडु के असेंबली की तरफ से केंद्र सरकार को आदेश, विनती नहीं, तमिलनाडु की असेंबली केंद्र सरकार को आदेश देती है, विनती नहीं, आदेश देती है कि हमारा जो 69% रिजर्वेशन है तमिल में, उसको तो कम करने की बात ही नहीं, उसको कम करने की बात ही मत करो, लेकिन हमारे 69% के रिजर्वेशन के तरफ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। इस तरह का कानून बनाओ, कानून बनाओ। नरसिंह राव सरकार को जैसे ही वो तमिल असेंबली का लेटर मिला, आदेश मिला, नरसिंह राव जी ने तुरंत पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया और पार्लियामेंट के अधिवेशन में वो लेटर रखा और कानून बनाया कि तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन संविधान की 9 नंबर की सूची में डालो। 9 नंबर की सूची आपको मालूम है? 9वीं सूची, 9 नंबर की सूची में जब कोई बात जाती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं सकता, कोई जजमेंट नहीं दे सकता। तो उस टाइम से आज तक 69% रिजर्वेशन के खिलाफ ना केंद्र सरकार बोल सकती है और ना सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है।
ये नया कानून बन गया पार्लियामेंट में। तो ये जो हिम्मत है केंद्र सरकार को आदेश देने की, ये हिम्मत केवल ओबीसी पार्टी ही रख सकती है, बाकी दूसरी कोई पार्टी रख सकती नहीं। ये है ओबीसी की पहचान। और उसके आगे मैं बात बताता हूं, जैसे ही ओबीसी पार्टी की सत्ता आती है, मैं फिर से तमिलनाडु का उदाहरण दूंगा। तो तमिलनाडु में कांग्रेस का राज था पहले, लेकिन जैसे डीएमके आ गई, कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गई तमिलनाडु से। और जनसंघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका नामो निशान तमिलनाडु में नहीं है। ये है ओबीसी की असली पहचान। और 55 साल से डीएमके एआईडीएमके राज कर रही है तमिलनाडु में। इन 55 सालों में तमिलनाडु में एक भी धार्मिक दंगा फसाद नहीं और एक भी जात के नाम पर दंगा फसाद नहीं है। देख लो आप सब हिस्ट्री, 55 साल से तमिलनाडु में कोई दंगा फसाद नहीं है, ना धर्म के नाम पर ना जाति के नाम पर। क्योंकि दंगा फसाद करने वाली पार्टियां और दंगा फसाद करने वाले संगठन तमिलनाडु में से जड़ से उखाड़कर वहां के ओबीसी ने फेंक दिए। यह है ओबीसी की पहचान, जो दूसरे स्टेट में किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। दूसरे स्टेट में बहुत फुले अंबेडकर का नाम लेने वाले बहुत चीफ मिनिस्टर हो गए दूसरे स्टेट में, लेकिन ये बात वो नहीं कर सके जो बात ओबीसी तमिलनाडु के कर सके। और उससे भी आगे जाकर बोलता हूं, तमिलनाडु में सर्वेक्षण होता है जात न्याय जनगणना के नाम पर। कास्ट वाइज सेंसस नहीं करते वो, लेकिन स्टेट लेवल पे जो सर्वेक्षण होता है वो कास्ट वाइज होता है। इसलिए किस कास्ट को कितना मिला है रिप्रेजेंटेशन, किस कास्ट को कितना कम मिला है, किसको कितना ज़्यादा मिला है, उसके आधार पर वहाँ पे नौकर भर्ती होती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस को नकारा। पूरे देश में जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है, एक भी राज्य की हिम्मत नहीं हुई ईडब्ल्यूएस को नकारने की। लेकिन तमिलनाडु के ओबीसी लीडरशिप ने कहा कि ईडब्ल्यूएस तमिलनाडु में नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा, उसका कारण भी बताया उन्होंने। ईडब्ल्यूएस तमिलनाडु में क्यों नहीं लागू होगा, इसका कारण भी उन्होंने बताया कि हम तो सभी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं नौकरियों में और दूसरे क्षेत्रों में भी। अगर हमने ईडब्ल्यूएस लगा दिया 10% ईडब्ल्यूएस, तो जिन ब्राह्मणों को हम 3% से ज्यादा नौकरियां नहीं देते, 3% से एक भी नौकरी ज्यादा नहीं मिलती ब्राह्मणों को, वहां पे अगर 10% ईडब्ल्यूएस लगा दिया तो ब्राह्मणों की नौकरियों की संख्या 10% तक हो सकती है, जो हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम ईडब्ल्यूएस को नकारते हैं। तो एक अकेला स्टेट है तमिलनाडु जिसने ईडब्ल्यूएस को नकारा। और उससे भी आगे जाकर मैं बात बोलता हूं, आप हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मणों के गुलाम, ब्राह्मणों के गुलाम ओबीसी। तो तमिलनाडु एक ऐसा ओबीसी का स्टेट है जहां पे कानून बना दिया गया कि हिंदू मंदिरों से ब्राह्मणों को निकालकर बाहर कर दिया, कानून बना दिया। क्योंकि जब कोई ब्राह्मण पुजारी बनके मंदिर के अंदर बैठता है तो कोई भी अगर भक्त आता है बहुजन समाज का, तो उसको वो हमेशा बताता है कि तेरे को ये तकलीफ होने वाली है, तेरा ये भविष्य है, तुझे ये विधि करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा,
5,000 10,000। नारायण नागबली को जाएंगे तो कम से कम 25,000 रुपये खर्चा आता है नासिक में। नासिक में नारायण नागबली का कम से कम खर्चा 25,000। और महाराष्ट्र का बहुजन समाज का आदमी नहीं, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, कर्नाटक से लोग आते हैं नासिक में नारायण नागबली करने के लिए, और कम से कम खर्चा है 25,000। तो ये जो धंधा है मंदिर के अंदर बैठकर ब्राह्मण करते हैं दूसरे स्टेट में, तमिलनाडु में हमेशा के लिए बंद हो गया। अब मंदिरों में पुजारी कौन है? अब मंदिरों में पुजारी है SC ST OBC, और वो पुजारी है सरकारी कर्मचारी। उन पुजारियों को वेतन मिलता है, पगार मिलता है सरकार के तरफ से। वरिष्ठ पुजारी, कनिष्ठ पुजारी, अधिकारी पुजारी, उनको वेतन श्रेणी मिलती है सरकार के तरफ से, पगार मिलता है। तो वो क्या कहते हैं भक्तजनों को, हमें कोई दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, और वो बॉक्स में पैसे भी डालने की जरूरत नहीं, हमको सरकार पगार देती है। तो ये लूटने का जो धंधा था ब्राह्मणों के माध्यम से मंदिरों में, ये तमिलनाडु के OBC ने कानून बनाकर बंद कर दिया। फुले अम्बेडकर का नाम लेकर कई चीफ मिनिस्टर बहुत सारे स्टेट में हम देखते हैं, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा कानून नहीं बना सका और नहीं बना सकता। वो काम सिर्फ OBC चीफ मिनिस्टर कर सकता है, सिर्फ OBC कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और एक बात कहनी है मुझे, देखो पॉलिटिक्स में तो युति आघाड़ी चलती रहती है। कल का दुश्मन आज दोस्त बन जाता है, आज का दोस्त कल दुश्मन बन जाता है। तो कोई कांग्रेस से युति करता है, कोई भाजपा से आघाड़ी करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लगता हमको। देखो भाजपा से युति या आघाड़ी, ये पॉलिटिकल फील्ड में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपना अस्तित्व रखने की कोशिश करती है। लेकिन भाजपा से युति या आघाड़ी करने का मतलब है सिर्फ चुनाव में सीट का बंटवारा, इतना तक सीमित रहना चाहिए, तो वो पॉलिटिकल युति या पॉलिटिकल दोस्ती हो सकती है। लेकिन भाजपा से दोस्ती करते करते आप अगर RSS से भी दोस्ती कर लेते हैं तो तुम्हारा हाथी गणेश बन जाता है। और चुनाव के घोषणा पत्र में उनको लिखना पड़ता है, चुनाव के घोषणा पत्र में, कि हर गांव में परशुराम का मंदिर बनाएंगे। ये चुनाव का घोषणा पत्र है 2019 का बहुजन समाज पार्टी का। वहां तमिल में और इधर हम इतने गुलाम बन गए RSS BJP के कि उनकी देवी देवताओं का मंदिर बनाना पड़ता है। तो ये भाजपा से दोस्ती नहीं, ये RSS से दोस्ती है, इसलिए सब खत्म हो गए। लेकिन नीतीश कुमार ने भी भाजपा से दोस्ती की, लेकिन वो पॉलिटिक्स तक सीमित थी। भाजपा से दोस्ती करने के बाद भी नीतीश कुमार बार बार बोलते रहे कि कास्ट वाइज सेंसस मुझे करना है। और जब नीतीश कुमार ने देखा कि भाजपा के साथ दोस्ती करते हुए मैं कास्ट वाइज सेंसस नहीं कर सकता, तो उन्होंने भाजपा को लात मार के बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर BJP को। इसको बोलते हैं युति आघाड़ी, कि जब भी वो तुम्हारे इंटरेस्ट के आड़ आएंगे तो आपको लात मारना भी सीखना चाहिए, ना कि गुलाम बन के रहना चाहिए। ये नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया।
कास्ट वाइज सेंसस करने का मतलब है जाति व्यवस्था नष्ट करने के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कदम रखना। केवल कास्ट वाइज सेंसस करके नीतीश कुमार रुके नहीं। जब उन्होंने कास्ट वाइज सेंसस के आंकड़े पत्रकार परिषद में रखे तो पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि ये कास्ट वाइज सेंसस से हमें हर जाति का सूक्ष्म बिल्कुल बारीकी से आंकड़े मिले हैं कागज पर। और अभी इस आंकड़ों का उपयोग हम अभी योजना बनाते हुए करेंगे कि किन जातियों को बिल्कुल नहीं मिला, किन जातियों को कम मिला है और किन जातियों को ज़्यादा मिला है। इसका समतोल हम आगे जाकर योजना बनाते समय इसका ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जातियों को सरकारी तिजोरी में से सभी जातियों को समान बंटवारा कास्ट वाइज सेंसस से हो सकता है। तो ये जाति व्यवस्था नष्ट करने के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कदम है जो नीतीश कुमार कर सकते हैं। भारत में दूसरा कोई लीडर नहीं कर सकता। अभी राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी बात चल रही है, कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए, कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए। अरे भाई, अगर आप इतने ही कास्ट वाइज सेंसस करने की बात कर रहे हैं तो आप राजस्थान में अपनी सत्ता थी, क्यों नहीं कराया कास्ट वाइज सेंसस? छत्तीसगढ़ में आपकी पावर थी कांग्रेस की, क्यों नहीं कराया? और अभी तेलंगाना में आई है, कर्नाटक में आई है, तो वहां पे कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो ये चुनावी जुमला है राहुल गांधी का। देखो, चुनावी जुमला केवल मोदी नहीं करता, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। जैसे कि जावेद जी ने कहा कि दोनों तरफ वही है, तो फिर हम क्यों न खड़े हो? ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की। अगर दोनों तरफ ब्राह्मणवाद है, राहुल गांधी को अपना जानवा दिखाना पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, ये राहुल गांधी को बताना पड़ता है। और चुनाव के पहले सभी मंदिरों को उसको जाना पड़ता है राहुल गांधी को। तो क्या फर्क है? तो हमको खुद को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे ये हारे चाहे वो जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोगों के दिमाग में जो गोबर भर दिया है, दगड़ापेक्षा वीट मऊ, अरे क्या बात है भाई? अरे भाई, तुम्हारा जो ये माथा है, ये दगड़ मारने से भी फुटता है और ईंट मारने से भी वो फुटता है। तो फिर क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारे दिमाग में गोबर भरा दिया जाता है। एक बार कांग्रेस को जिताओ, एक बार बीजेपी को जिताओ, एक बार बीजेपी को जिताओ, दूसरी बार कांग्रेस को जिताओ, तुम खुद खड़े रहना नहीं, ये हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। अरे भाई, तमिलनाडु के ओबीसी एससी एसटी खुद की पार्टी खड़ी करके कांग्रेस बीजेपी को खत्म कर सकती है तमिलनाडु की जनता, बहुजन जनता। और उनके तरफ तो एक भी महापुरुष नहीं है, हमारी तरफ 3-3 महापुरुष है महाराष्ट्र में। फुले शाहू अंबेडकर, और हमारे फुले शाहू अंबेडकर उधर जाकर लेकर चले गए कांशीराम जी, उधर क्रांति की। हमारे फुले शाहू अंबेडकर लेकर स्वामी पेरियार तमिलनाडु में गए, उधर क्रांति हो गई। या प्रतिक्रांति हो रही है महाराष्ट्र में, और ये हमारे लिए लज्जास्पद बात है, ये लज्जास्पद बात है। तो मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में एक बात सिद्ध हो गई है। क्या सिद्ध हो गई है? कि अगर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ या ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर लड़ना है, सफलता से लड़ना है, तो ओबीसी लीडरशिप के नीचे
सबको एकत्रित आना चाहिए, जैसे तमिलनाडु में है, जैसे बिहार में है। आज के घड़ी में पूरा भारत का आप स्टडी करो। आज के घड़ी में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सीना तान के संघर्ष कर रहे हैं स्टालिन, नीतीश कुमार, लालू जी कहते हैं अरे 100 बार जेल में डाल दो, कभी शरण नहीं आऊंगा आरएसएस बीजेपी को, ईडी लगाओ, सीडी लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये लालू कहते हैं। दूसरा कौन सा नेता बोलता है बोलो? ये लालू बोलता है। तो आज की घड़ी में केवल 3 लीडर 4 लीडर ऐसे हैं जो ओबीसी है और वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ सीना तान के लड़ रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुलेआम जाहिर सभा में बोलता है राम के खिलाफ, गणपति के खिलाफ, क्योंकि वो ओबीसी है, इसलिए वो बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता जाहिर सभा में। तो ये है ओबीसी की सच्ची पहचान। ये पहचान ध्यान में रख के काम करो, सिर्फ ओबीसी को गालियां देकर छुटकारा मत पाओ। ये सिर्फ ओबीसी ही कर सकता है। चाणक्य नाम का जो ब्राह्मण था वो बौद्ध राजा महानंद, वो बौद्ध राज्य था, बौद्ध राष्ट्र था। तो वहां पे चाणक्य नाम का ब्राह्मण, उसको प्रतिक्रांति करनी थी, तो उसने किसको चुना? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रतिक्रांति करने के लिए। 2014 में आरएसएस बीजेपी को इस देश में 2014 को प्रतिक्रांति करनी थी, तो उन्होंने किसको नेता चुना? मोदी को। क्यों चुना भाई? ओबीसी में ऐसी क्या बात है? तो प्रतिक्रांति करनी है तो ओबीसी से करवाओ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर क्रांति करनी है तो ओबीसी के लीडरशिप में करो। ये तमिलनाडु ने सिद्ध कर दिया है। अरे भाई 300 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, 300 से ऊपर है। क्यों ब्राह्मण को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते? इजीली बना सकते ब्राह्मण को प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको मालूम है अगर देश में प्रतिक्रांति करनी है तो ओबीसी लीडरशिप ही चाहिए, तभी प्रतिक्रांति होगी। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को हाथ में लेकर चाणक्य ने प्रतिक्रांति तो कर दी। आगे का इतिहास हम नहीं देखते। चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे ही शासन प्रशासन करते वक्त चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे जैसे मालूम हुआ कि ये जो चाणक्य है ये मेरा यूज कर रहा है, ये मेरा गैरवापर कर रहा है, जिस दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मालूम हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उस ब्राह्मण धर्म को, वैदिक धर्म को लात मारकर जैन धर्म अपनाया। जैन धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मणवाद के खिलाफ में। जैसे ही छत्रपति शिवाजी राजे को मालूम हुआ कि ये ब्राह्मणवाद जो है, ये जो ब्राह्मण है महाराष्ट्र के, ये मुझे शूद्र कहते हैं, तो उन्होंने राजाभिषेक करवाया। चलो भाई तुम्हारे वैदिक धर्म के नाते राजाभिषेक कर दो, मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा। तो क्षत्रिय बनने की जरूरत क्यों पड़ी शिवाजी महाराज को? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दरबार में, मतलब अपने पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन रखा। छत्रपति शिवाजी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा। दरबार में क्या प्रस्ताव था? उस रिजोल्यूशन का नाम था ब्राह्मण म्हणून कोण मुलायजा करतो, ब्राह्मण म्हणून कोणालाही विशेष संधी मिळणार नाही। जो सजा शूद्र को मिलती है वही सजा ब्राह्मण को भी मिलेगी किसी एक गुनाह करने पर। कोई किसी का कोई विशेष स्थान नहीं है, सब समान है, ब्राह्मण शूद्र वगैरह सब।
इसलिए उसका नाम था विधेयक का ब्राह्मण म्हणून कोण मुलायजा करतो। तो यह प्रस्ताव पर चर्चा जब शुरू हुई दरबार में, पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में तो सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 9 में से 8 तो ब्राह्मण थे। सिर्फ एक जो था मोहिते, वो सेनापति था बहुजन समाज का मराठा, बाकी सब ब्राह्मण थे। उन्होंने विरोध किया, इस प्रस्ताव को नकारा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सभी के सभी 8 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी के पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि महाराज आप राजे हो। ब्राह्मणों ने क्या कहा, आप राजे हो लेकिन शूद्र हो, इसलिए ब्राह्मण को आप सजा नहीं कर सकते। ब्राह्मण को सजा नहीं कर सकते क्योंकि आप शूद्र हो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा चलो राजाभिषेक कर लेंगे, क्षत्रिय बन जाएंगे, तो ब्राह्मणों को सजा करने का ही मुझे हक मिल जाएगा तुम्हारे मनुस्मृति के तहत। तो मनुस्मृति के तहत, वैदिक धर्म के तहत उन्होंने राजाभिषेक कराया। सभी महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तो पैसे देकर भाड़ोत्री गागा भट्ट को बुलाना पड़ा और वो राजाभिषेक कराया गया। लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र बोलना उन्होंने बंद नहीं किया, बंद नहीं किया। लोकमान्य तिलक, जिसको लोकमान्य बोलते हैं, वो तिलक, वो केसरी में क्या लिखते हैं, बाद में केसरी में लिखते हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, कि वो जो ब्राह्मण गागा भट्ट था उसने एक शूद्र राजा का राजाभिषेक करके वैदिक धर्म को कलंक लगाया। उस गागा भट्ट को सजा मिली। कैसे सजा मिली गागा भट्ट को? वो संडास में जाकर वहां पे गिर गया और वहीं पे मर गया। गागा भट्ट संडास में गिर गया और संडास में ही मर गया। ये गागा भट्ट को सजा मिली एक शूद्र राजा को राजाभिषेक करने के लिए। ये केसरी में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजाभिषेक करने के बाद भी क्षत्रिय नहीं बने। तो तब उन्होंने सोचा कि कोई ना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज कर्नाटक में गए, वहां पे एक श्रीशैलम नाम का पर्वत है, श्रीशैलम पर्वत। उस श्रीशैलम पर्वत को माताओं का गणराज्य बोला जाता था उस वक्त, और वो था शाक्त धर्म का पीठ। शाक्त धर्म जो है ये शूद्रों का धर्म था, और वो जाति व्यवस्था के खिलाफ था, ब्राह्मणों के खिलाफ था। शाक्त धर्म का पीठ श्रीशैलम पर्वत, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज गए। 1 महीना रहे, 1 महीना उन्होंने स्टडी की शाक्त धर्म की, और बाद में उन्होंने शाक्त धर्म की दीक्षा ली। शाक्त धर्म की दीक्षा ली और महाराष्ट्र में आने के बाद दूसरा राजाभिषेक करवाया शाक्त धर्म के माध्यम से, और वो क्षत्रिय बने। मतलब ब्राह्मणों को सजा करने का हक उनको मिला शाक्त धर्म के माध्यम से। तो ये है सब। तो शिवाजी महाराज मराठा नहीं थे। शिवाजी महाराज को उस वक्त जितने भी मराठा सरदार थे, निंबाळकर वगैरह, ये सभी मराठा वतनदार खुद को जो 96 कुली बताते थे, 96 कुली, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र बोलते थे और बोलते थे कि हम इनको राजा नहीं मानेंगे। तो केवल ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया, ये वतनदार मराठा जो आज 96 कुली खुद को बताते हैं और छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर महाराष्ट्र पे जो राज कर रहे हैं, ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कुणबी थे, ओबीसी थे, और एक बहुत बड़े हमारे यहाँ प्राची ढेरे करके बहुत बड़े इतिहास तज्ञ हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने सिद्ध किया है
कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक गौली समाज से थे, मतलब ओबीसी। तो बहुत कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आखिरी में जाता जाता ये कहूँगा, जाते जाते, कि महाराष्ट्र में हमको तमिल जैसे, बिहार जैसे ओबीसी की लीडरशिप हमको खड़ी करनी है और मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमको लड़ने वाला ओबीसी तैयार करना है। इसलिए हमने अभी ओबीसी राजकीय आघाड़ी, ओबीसी पॉलिटिकल फ्रंट बनाकर 2024 का लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में मेरे दौरे चल रहे हैं उम्मीदवार चुनने के लिए। आज तक हमने 25 उम्मीदवार तय किए हैं, उनका प्रचार का काम शुरू कर दिया है। अभी अहमदनगर, संभाजीनगर और आज अमरावती, कल नागपुर, फिर चंद्रपुर, यहाँ के उम्मीदवार तय करने के लिए मेरा दौरा चल रहा है। तो आज अमरावती में शाम को 5 बजे सर्किट हाउस में जो सभागृह है, छोटा सभागृह, कैंप अमरावती कैंप चपरासीपुरा में जो सर्किट हाउस है, वहाँ पे 5 बजे ओबीसी की मीटिंग ली है, ओबीसी राष्ट्रीय आघाड़ी की। लेकिन वहाँ पे हमने दलित जो कार्यकर्ता है उनको भी बुलाया है, क्योंकि ये जो राखीव सीट है अमरावती की, रिजर्व सीट है अमरावती की एससी कैटेगरी के लिए, वहाँ पे हम एससी उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं। और 288 विधानसभा और 48 लोकसभा, ये सभी इलेक्शन हम लड़ने वाले हैं। और रिजर्व सीट पर भी ओबीसी राष्ट्रीय आघाड़ी की तरफ से हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि सीट अगर रिजर्व है तो वहाँ भी सबसे ज्यादा मत देने वाले ओबीसी है। तो ये जो ओबीसी है, ये रिजर्व सीट में अपने एससी कैंडिडेट को चुन के लाएंगे। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान।